भारत के अंदर 200 इन्वेस्टर लोग छोड़ के चले गए 8 साल के अंदर। कुछ पत्थर होगा, अभी आप पूरे देश के अंदर बुद्ध मूर्तियां, जितने भी मंदिर है मस्जिद है खुदवा दो, उसके सब बुद्ध मूर्तियां मिलेंगी आपको। कहाँ बढ़े? अरे पहले 40 रुपये बढ़ाया और 2 रुपया कम किया, काम होते हैं क्या? क्यों क्यों? और 40 क्यों बढ़ाया धीरे धीरे? क्या मतलब था? हाँ, खोदेगा तो निकल सकता है, खोदो, पैसा है, पैसे लगाओ केस। उनके हाथ में सत्ता है, उनके हाथ में मसल पावर है, उनके पास मनी पावर है, उन्होंने ब्लैक मनी इलेक्ट्रोड बॉन्ड से बहुत कमाया है, उनके पास में अडानी अंबानी पैसा सप्लाई करने वाले लोग हैं। ये सब चीज़ देखने के बाद में वो तो सब में अमीर पार्टी देश की। जो गरीब टपके SC ST OBC लोगों को आरक्षण मिलता था वो उन्होंने खत्म कर दिया। अभी राम मंदिर पहले खुदवाई हुई थी, उसके अंदर कितनी मूर्तियाँ निकली थी आपने देखा होगा। लेकिन उनका सत्ता है, पैसा है, मसाले पावर है, वो जीत गए कोर्ट के अंदर। बदलने की इनकी आपकी हिम्मत नहीं है, सिर्फ बोल रहे हो, कुछ बदल सकते नहीं। वो एक एक कलम कम कर रहे हैं, संविधान के कुछ पन्ने कम कर रहे हैं, संविधान बदलने की उनकी ताकत नहीं है। स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। मैं हूं आपके साथ फरीन सैफी। इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पर और हमारे साथ कुछ लोग हैं जो लगातार मोदी सरकार के जो काम है उनसे संतुष्ट नहीं है, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सर, तो क्या मांगे हैं आपकी और किस लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं? जैसे हम पोस्टर देख सकते हैं, मोदी सरकार से आप लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, तो क्या नाराज़गी है उनसे? भाई, नाराज़गी तो पूरे देश में देख रहे हैं आप महंगाई का स्तर देखे कहाँ तक गया है, बेरोजगारी देख रहे हैं आप कहाँ तक गया है, शिक्षा स्वास्थ्य का और एम्प्लॉयमेंट का कितना स्तर गिर चुका है, भुखमरी का इंडेक्स बढ़ चुका है। आपको देख रहे हैं, आप तो पढ़े लिखे लोग हो, लेकिन आपको भी इसके अंदर ध्यान देना मांगता है कि जो महंगाई बढ़ी थी, उन्होंने महंगाई कम करने के लिए सरकार आई थी BJP, तो महंगाई बढ़ गई, अच्छे दिन आने की बुरे दिन आ गए। बुरे दिन आने का मतलब क्या होगा? ये सरकार ठीक काम नहीं कर रही है। अगर आज के देश में अमर तेल का भाव 200 रुपया है और गैस का सिलेंडर का 1000 रुपया है, तो इतनी महंगाई गरीब आदमी कैसे सहन करेगा? मिडिल क्लास, लोअर क्लास के घर के अंदर आज अनाज नहीं है, 5 किलो अनाज में क्या होने वाला है? अनाज देगा तो तेल कौन देगा, नमक कौन देगा, मिर्ची कौन देगा? ये सब बातें, ये भूल भुलैया की बातें सरकार की। सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि देश की हालात बहुत ख़राब है और देश का 140 करोड़ जनता आज बहुत दुखी है। सरकार को इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में इस सरकार को यही लोग गिराएंगे। कहाँ पर हालत खराब है? राशन भी मिल रहा है, घर भी दिए जा रहे हैं, सिलेंडर भी मिल रहा है। मोदी जी तो ऊपर से बोल रहे हैं कि भारतीयों को तो डंका बज रहा है बाहर, लोग तो खुश हैं। अरे कहाँ डंका बज रहा है? भारत में जो नौकरी नहीं मिल रही थी भारत के लोगों को, जाके जापान चाइना वाने में जाके थाईलैंड में गुजरे, वो जाके नौकरी नहीं मिली, इसलिए भारत छोड़ के वहाँ चले गए और वही बाबू मोदी का डंका बजा रहे। वो थोड़ी जापानी लोग या अमेरिकन लोग उनका डंका बजा रहे, तो अमेरिका तो बात भी करता नहीं। अच्छा क्या होगा तभी तो काय को उनका तो नौकरी गया, जब तो बाहर देश छोड़ के चले गए, भारत छोड़ के चले गए वो। तो बाहर की कंपनियां भी तो भारत में आ रही हैं ना। तो भारत के आपका गलत है। आप आज का डेट देखो, आज भारत के अंदर 200 इन्वेस्टर लोग छोड़ के चले गए 8 साल के अंदर। ये आप देख रहे हो, 200 इन्वेस्टर भारत के अंदर से छोड़ के चले गए हैं और भारत के अंदर 200 कंपनियां बंद पड़ चुकी है और भारत के अंदर जो गरीब लोगों का जो आय है वो घट गई है और अमीर लोग की आय बढ़ चुकी है। उनकी 20 गुना बढ़ गई है और गरीबों की 12 गुना से कम हो गई है। ये अवस्था देश की परिस्थिति को नुकसानदायक है। हाँ, विकास हो रहा है, देख रहा है, विकास तो हो रहा है ना। जब भी तो आज घर के लोग जो चूल्हा जला रहे भाई लोग 1000 रुपये गैस नहीं भर सकते और रोटी अपने, हाँ 200 रुपये के वो घर के अंदर जब चूल्हा जलाते, लकड़ी भी जलाते, बोलते 1000 रुपये गैस हम नहीं ले सकते। विकास किसको बोला जाता है? कि हर हाथ को रोजी मिले, हर घर के अंदर दो पैसा आए, हर घर की आमदनी बढ़े, उसकी विकास बोला जाता है। शिक्षा का स्तर गिर गया है, भुखमरी का स्तर बढ़ गया है, ये क्या विकास बोला जाता है? ये सिर्फ ढकोसला, ये दिखाने की बातें, बोलने और करने में कतनी में फ़र्क है इनका। ये बोलते कुछ है, करते कुछ है। तो पेट्रोल डीजल के दाम भी तो अब कम कर दिए हैं ना। कहाँ बढ़े? अरे पहले 40 रुपये बढ़ाया और 2 रुपया कम किया, काम होते हैं क्या? क्यों? और 40 क्यों बढ़ाया धीरे धीरे? क्या मतलब था? क्या देश की यूक्रेन के अंदर क्या युद्ध हो रहा था? इंडिया में क्या हो रहा था? क्या जरूरत है? अगर तुम सरकार में तुम मैनेज करना आना चाहिए, तुम्हारे पास IT सेट है, तुम्हारे पास में IAS ऑफिसर है, तुम्हारे पास सब मैनेजमेंट करने वाले आर्थिक नीति के लोग हैं। आप नीतियाँ खलास कर रहे हो, आर्थिक नीति खलास करोगे। आज का GDP रेट देश का, भारत का बहुत गिरा हुआ है। हम लोग आज बहुत गरीबी में जी रहे हमारा भारत। अरे भाई 70 साल भारत को इन्होंने पीछे लेके गए। आप समझो कि भारत के अंदर 23 कंपनियां गवर्नमेंट के सेक्टर में आ रही थी, वहाँ लोगों को आरक्षण, वहाँ हिंदू लोग काम कर रहे थे, वहाँ मुस्लिम लोग काम कर रहे थे, वहाँ हर टप्पे का काम कर रहे थे। 23 कंपनियां उन्होंने भारत की पब्लिक सेक्टर प्राइवेट निजीकरण में डाल दिया और वो उसमें से एक भी बढ़ा सके नहीं। और 8 साल पहले भारत के अंदर अच्छा चल रहा था। 8 साल के बाद में आज भारत का छल कपट से पूरे भारत के भाजपा के जो अहम मुद्दे थे उन पे तो काम करिए ना। जैसे राम मंदिर बनवा दिया, धारा 370 हटा दी, अहम मुद्दे तो उनके। अरे भाई, उनके हाथ में सत्ता है, उनके हाथ में मसल पावर है, उनके पास मनी पावर है, उन्होंने ब्लैक मनी इलेक्ट्रोड बॉन्ड से बहुत कमाया है, उनके पास में अडानी अंबानी पैसा सप्लाई करने वाले लोग हैं। ये सब चीज़ देखने के बाद में वो तो सब में अमीर पार्टी देश की।
तो अमीर पार्टी देश की होती है तो बैलेट से चुनाव लड़े वो, फिर मालूम पड़ेगा लोग कैसे उनको हराते हैं। तो ये सब चीज़ें आसानी है ना। काय को आसामी ईवीएम, फिर जापान चाइना आपने क्यों बंद किया ईवीएम? कि वो पागल है लोग हैं, उन्होंने निकाला, उन्होंने क्यों बंद किया? कि देश के अंदर ये ईवीएम के माध्यम से वो मसल पावर से और फ्रॉड करके मैनिपुलेटिंग करके चिप लगाए जीत के आते हैं, ऐसा उनको मेरा आरोप है। और उनको मेरा आरोप जुटला करना है तो आओ अगले चुनाव मध्य प्रदेश के, गुजरात के। तो अगर पंजाब में हार गई सरकार तो वहाँ क्या ईवीएम खराब नहीं थी? जहाँ पे सरकार जीत जाती है वहाँ ईवीएम खराब, जहाँ पे हार जाती है वहाँ ठीक है। बस मैं पंजाब की ईवीएम की बात नहीं, मैं पंजाब में हारे हो गए, उनको वहाँ से बस तगड़ा आदमी मिला ना, उनका भाई जीता है ना, दूसरा थोड़ा कोई जीता है। आप पंजाब केजरीवाल के को मोदी जी का भाई बोल रहे हैं? भाई है, आपस में दोस्ती है, अंदर की बातें तू क्या मालूम पड़ेगी, वो ये सब अंदर की बातें होती है। अगर उनको जब तुम्हारा जो क्या आप आदमी की जो केजरीवाल साहब है, अगर उनको इतना ही प्यार करते झाड़ू से, तो मैं चाहता हूँ कि केजरीवाल ने जो झाड़ू वाले लोग हैं दिल्ली के अंदर, जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, उनको परमानेंट करना चाहिए, उनको ठेके पे रखना नहीं चाहिए। उसके अंदर वो झाड़ू का चुनाव चिन्ह लेते हैं, लेकिन आज भी ठेकेदार पद्धति में वो झाड़ू वाले लोग काम कर रहे हैं। मैं अपील करता हूँ आज के देश के अंदर, अगर आपका इतना ही गरीबों के बारे में प्रेम करते हैं तो जितने भी झाड़ू वाले दिल्ली साफ स्वच्छ रखते, स्वच्छ भारत बनाए, और सबको उन्होंने गवर्नमेंट में नौकरी दे। बिजली पानी तो दे रहे हैं ना केजरीवाल। कहाँ दे रहे? 300 रुपये पानी दे रहे, बिजली दे रहे, लेकिन वो गरीब तो गरीब थोड़ी ले रहा है, उसके पास पेपर वर्क करते पूरा। राशन कार्ड लेने जाओ, राशन तुम्हारा घर में फ्रीज है, तुम्हारे घर गाड़ी है, घोड़ा है, तुमको राशन नहीं मिलेगा। वैसे इसके अंदर भी है, अगर आपके अंदर सुविधा सब है तो आपको नहीं मिलेगा। तो गरीब लोगों को तो फ्री राशन मिल रहा है ना? उतने % लोग को मिल रहा है गरीब राशन। जिनके पास राशन कार्ड है उनको मिल रहा है। नहीं, वो भी बंद कर दिया अभी तो तुम्हारे घर में वीडियो आ गया, टीवी आ गया, तुम्हारा राशन बंद। देखो जाकर यूपी के अंदर वीडियो देखो। तो ये सब ढकोसले, जो पहले राशन मिलता था, हर आदमी घर में 5-10 किलो अनाज जाता था, वो ठीक था। ये इन लोग जो राशन दे रहे हैं वो गलत ढंग से दे रहे हैं, ये कुछ उपकार नहीं कर रहे। ये उनको फंडामेंटल राइट्स गवर्नमेंट के संविधान ने अधिकार दिया, हर घर में आदमी भूखा नहीं मरना चाहिए। तो आज के डेट में ग्लोबल इंडेक्स देखिए आप, भूखमरी का सब में ज़्यादा है। मेरे साथ जरूरत क्या, मैं अकेले देश का एक भक्त हूँ, बाकी सब देश के अंदर उनका पेट भरा होगा। मैं चाहता हूँ मेरे समाज का जो दलित समाज है, पिछड़ा शोषित समाज है, उनको हक मिले, फंडामेंटल राइट्स मिले जो संविधान ने दिया है। तो संविधान के राइट्स सब निकाल रहे। निजीकरण करने का मतलब क्या है? निजीकरण का मतलब क्या है कि जो आरक्षण मिलता था गरीब लोगों को, जो गरीब तबके SC ST OBC लोगों को आरक्षण मिलता था, वो उन्होंने खत्म कर दिया। इधर जय भीम बोलते हैं, बाबा साहब की जयंती बनाते और बाबा साहब विचारधारा के विरोध में चलते हैं। क्या करने का लोगों से? बाबा साहब अकेले थे, अरे बाबा साहब अकेले लेते, हम अकेले लड़ेंगे, अकेले के साथ में कारवा बनते रहेगा, आगे बढ़ते रहने का। जब यहाँ पर सरकार में, जब मैं 2010 की 9 की बात कर रहा, यहाँ पर मेरे सामने अन्ना हजारे बैठे थे और मैं वहाँ बैठा था। अन्ना हजारे 13 दिन बैठे, मैं 14 दिन बैठा, आगे अन्ना को पीछे लड़ना पड़ा और मेरा लोकपाल बिल पास हुआ, अन्ना का फेल हुआ। इसका मतलब एक आदमी क्रांति करता है। आरक्षण की बात कर रहे हैं, दलित समाज या बहुजन समाज में ही आरक्षण की जरूरत है, बाकी समाजों में आरक्षण दिया ना, ब्राह्मण समाज को दिया, OBC समाज को दे रहे हैं, बाकी लोग मुस्लिम को 10% आरक्षण दिया। आप पढ़ते हैं कभी जाके देखो, 10% आरक्षण दिया है ब्राह्मण समाज को। आपने लोकपाल की बात की कि लोकपाल आपके कहने से वापस हुआ और डंका तो अन्ना जी का बज रहा है। अरे जन लोकपाल अन्ना, मेरा लोकपाल गवर्नमेंट लोकपाल पास हुआ है, वो जन लोकपाल जलाया था आपके सामने मैंने, आपको यकीन होगा, मेरा फोटो वहाँ तो भेजता आपको, जुना पड़ा है मेरे पास में। तो मैं चाहता हूँ कि देश के हालात के लिए ये जिम्मेदार सरकारें हैं, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि लोग के गरीब के घर में 2 वक्त खाना मिले, हर हाथ को रोजी मिले, हर घर में शिक्षा स्वास्थ्य मिले और देश बचे, देश का लोकतंत्र को संविधान बचाए। मौजूदा हालात में संविधान को संसद में जलाने की कोशिश की जाती है, तो लगता है कि आपके अकेले की बात मानी जाएगी? अरे अकेला आदमी भी कुछ कर सकता है, ऐसा मत बोल। मेरे पीछे बहुत पूरा भारतवर्ष है, मेरी विचारधारा भारत के साथ जुड़ती है। मैं अकेले से कोई होने वाला नहीं। जब मैं दौड़ूंगा, जब मैं यात्रा करूंगा, तो मेरे साथ में कारवा जम बनते रहेगा, तो ऑटोमेटिक जन क्रांति बनेगी। और जन क्रांति बदलने की ही तैयारी चल रही है सर। बदलने की इनकी आपकी हिम्मत नहीं, सिर्फ बोल रहे हो, कुछ बदल सकते नहीं। वो एक कलम कम कर रहे हैं, संविधान के कुछ पन्ने कम कर रहे हैं। संविधान बदलने की उनकी ताकत नहीं है। अभी राज्यसभा के उनके अंदर ताकत नहीं है। अभी उनके राज्यसभा के अंदर उनका उपराष्ट्रपति बन नहीं सकता है। ऐसे हालात देश में हमने पैदा किए। तो आ जाएंगे ना 2023 के बाद बदलने की तैयारी। हाँ, तो राष्ट्रपति तो हमारा बनेगा ना, अभी विपक्ष का बनेगा ना, उनका थोड़ी बनने वाला है। विपक्ष का बनेगा। हाँ, वो तो यार हम बनाएंगे। कैसे बनेंगे? उनके पास में उतना मत ही नहीं था। 46% मतदान उनके पास, हमारे पास 52% मतदान है विपक्ष के पास में। हम विपक्ष को बोलेंगे राष्ट्रपति बदल दो, ये RSS का राष्ट्रपति है, उसको बदल दो। अच्छा, विपक्ष मान लेगा आपकी बात? क्यों मानेगा? हम समाज आपके साथ ही नहीं तो अरे विपक्ष के साथ में जाके देखो, कल जाके हरियाणा के कांग्रेस की मीटिंग हुई, वहाँ के अंदर सब ये बातें हो चुकी है। आपको वहाँ का ब्यूरो ले लो पूरा। हरियाणा के ब्यूरो ले लो सर। हरियाणा की कांग्रेस की आप बात करें, उसमें तो आपसी कलह है। अरे होने दो ना, वो तो हर घर में भाई बहन में झगड़ा होता है ना भाई। भाई बहन में झगड़ा तो घर में भाई बहन में झगड़ा होता है, वो तो चलते रहता है, बाद में हो जाते सब लोग।
आगे और कुछ? अच्छा, ये मस्जिदों से जो शिवलिंग निकल रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे? भाई आपके पास कौन सा पुरावा दिखाओ मेरे को शिवलिंग निकला करके। वो तो कोई अलग पत्थर निकला, वो जमाने का बनाया था पूर्वजों ने अपने, हम उनका दर्शन ले लेंगे। कहना चाह रहे हैं उसको। मैं क्यों फवारा को, मैंने देखा है तो मैं क्यों कहूँ, मेरे पास एविडेंस ही नहीं तो मैं कहूँ। कुछ पत्थर होगा, अभी आप पूरे देश के अंदर बुद्ध मूर्तियाँ जितने भी मंदिर है मस्जिद है खुदवा दो, उसके सब बुद्ध मूर्तियाँ मिलेंगी आपको, मैं लिख दावे के साथ लिख देता हूँ। लेकिन हम लोग मजबूर है, हम लोग नहीं लड़ सकते कोर्ट कानूनी, इसलिए बुद्ध मंदिर है, बुद्ध की पूजा करो, वो तो पर्सनल मामला भीम आर्मी का है। मैं चाहता हूँ अगर भारत का ऐसा देखिए तो भारत के अंदर 84,000 पहले बुद्ध स्तूप थे अशोक सम्राट के काल के अंदर, वो अगर आप खोदे जाएंगे तो पूरे मंदिरों में बुद्ध भगवान निकलेंगे। और इसलिए भारत को बुद्धिस्ट देश जापान में बोला जाता है, भारत फॉरेन में बोला जाता है, ये इतिहास है अपना। तो ये क्या ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे भी बुद्ध निकलेंगे? हाँ, खोदेगा तो निकल सकता है, खोदो, पैसा है, पैसे लगाओ केस। हर भारत के अंदर अभी राम मंदिर पहले खुदवाई हुई थी, उसके अंदर कितनी मूर्तियाँ निकली थी आपने देखा होगा। लेकिन उनका सत्ता है, पैसा है, मसाले पावर है, वो जीत गए कोर्ट के अंदर। अजमेर दरगाह के नीचे भी शिवालय बताया जा रहा है। वो बताया जा रहा, तुमको दिखा दो, कोई प्रूफ दिखाओ, मुझे सबसे विश्वास नहीं है। मैं मीनार पर भी बोल रहे हैं, हाँ, वो ये तो इनके धंधे है ना, इनको रोजगारी से, बेरोजगारी से, नौकरी से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से आपको भटकाना है, तो आपको ये मंदिर मस्जिद के में घुमा देंगे। और आप पत्रकार लोग हैं, कि बौद्ध मंदिर निकलेंगे। तो हमने कहा, हमने दावा किया, हम तो बता रहे देश का इतिहास बताया। आप भी इतिहास पढ़ो अशोक सम्राट काल का, 84,000 इधर बुद्ध मूर्तियाँ थी, तो तोड़ के उसके ऊपर लोगों ने किसने क्या क्या बनाया भगवान को मालूम। लेकिन ये हुआ है, ये इतिहास गवाह है। तो ये बुद्ध समाज अपना हक क्यों नहीं मांग रहे हैं? क्यों मांगे? उनको मजदूर उनका आरक्षण खलास कर रहे हैं, उनको मजदूरी नौकरी नहीं, बेजवाबदार लोग बेचारे, नौकरी पेट के लिए काम करते, उनको पानी में शिक्षा में ऐसा ही लटका दिया। क्या लड़ेंगे बेचारे आगे? नहीं लड़ पाते ना, ताकत देना। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ सुरेश गवई, जो समाज सेवी हैं। जिस तरह से देश का माहौल बनाया जा रहा है, मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, कुतुब मीनार हो, ताजमहल हो, ज्ञानवापी मस्जिद हो, हर तरफ बोला जा रहा है कि इनके नीचे मंदिर निकलेंगे। लेकिन इन लोगों का आरोप है कि अगर ढूंढो तो वहाँ पे बौद्ध मंदिर भी निकल सकते हैं। लेकिन बड़े मुद्दे ये हैं, जो बेरोजगारी है, शिक्षा नहीं मिल रहा है, राशन फ्री में बांटा जा रहा है। उन लोगों को राशन इसलिए बांटा जा रहा है क्योंकि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उन लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। बड़े मुद्दे ये हैं, इसलिए ये लोग बोल रहे हैं कि सरकार को जो है वो इस्तीफा देना चाहिए और इनके मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। मैं फरीन सैफी, कैमरामैन आशिक के साथ नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।